गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11th केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को और इसमें पढ़ाए जाने वाले हर टॉपिक को आपको बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ना होगा, समझना होगा और इन सभी टॉपिक्स के नोट्स को अपने नोट्स बुक में आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ चैप्टर की, जिसमें हम लोग पहले टॉपिक पढ़ेंगे पीरियोडिक लॉ। बेटा इससे पिछले वाली कक्षाओं में क्लास 10th में आप लोगों ने कुछ ना कुछ जानकारी इस चैप्टर को लेकर एज्यूम कर रखी है, अपने पास रखी हुई है, संजो के रखी हुई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए देखिए क्लास 10th से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक लॉ। बेटा अभी तक जो लॉज आए हैं पीरियोडिक टेबल को लेकर, बेसिकली दो तरीके के लॉज हैं। एक लॉ था जो मेंडलीव जी ने दिया था, मेंडलीव ने बताया था, उनका जो आधार था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का वो था एटॉमिक मास। तो मेंडलीव ने कहा था कि अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया जाए तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी आती है, एक दोहराव आता है, जिसके लिए कौन जिम्मेदार है? एटॉमिक मास जिम्मेदार है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स आने लगे, तमाम डिफेक्ट्स आए, उसको आगे की क्लास में डिस्कस किया जाएगा, जिसकी वजह से मेंडलीव के लॉ को गलत सिद्ध कर दिया गया। तो इस तरह से मेंडलीव जनक तो हैं, शुरुआत तो इन्होंने की थी, लेकिन इनका जो लॉ था वो बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाया, बहुत सारी इसमें कमियां आने लगी और साथ ही साथ जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा डिस्कवर होने लगे तो मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था वो फेल होने लगा। इसलिए मेंडलीव लॉ को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया गया और एक नए लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको दिया था हेनरी मोज़ले और नील्स बोर ने। इन दोनों साइंटिस्टों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्रिएशन में बहुत बड़ा योगदान था। बच्चे अक्सर बोर का ही नाम लेते हैं या केवल मोज़ले का ही नाम लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों ही साइंटिस्टों ने बराबर का पार्टिसिपेट इसमें किया था और एक नए लॉ को इन्होंने डिराइव किया जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। ये लॉ क्या था? ये लॉ भी सेम एज मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की तरह ही था। इन्होंने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को बेस बनाकर उसको मॉडिफाई किया और यहाँ मॉडिफिकेशन में इन्होंने एक नई चीज़ ऐड की जिसको कहा गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद में इस लॉ को प्रोड्यूस किया गया और इसमें कहा गया कि जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी मतलब रिपीट, दोहराव देखा गया, जिसके लिए प्योरली कौन जिम्मेदार था? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। अब ये किस तरीके से जिम्मेदार था? आप लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में, इससे पिछले चैप्टर में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही बताया गया कि जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दोहराव या पीरियोडिसिटी क्यों आती है। तो बेटा इस तरह से हमने आपको बताया कि पीरियोडिक लॉ कौन कौन से पीरियोडिक लॉ दिए गए थे, जिसमें इम्पॉर्टेंट मेंडलीव, हेनरी मोज़ले और नील्स बोर का योगदान था और किस तरह से उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, ये उसका आधार यहाँ पर आपको बताया गया। मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का बेस जो था वो एटॉमिक मास था, जबकि नील्स बोर और मोज़ले के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में या मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? एटॉमिक नंबर था। बात समझ में आ गई? बच्चों आपको यहाँ पर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अपने हिसाब से पढ़ना है। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में आप जानकारी कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे इसके बाद में ये हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा एक छोटा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। देखो बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए यहाँ पर जो लेक्चर दिए जा रहे हैं उन लेक्चर को आप बुक खोल लीजिए, बुक खोलकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला पन्ना खोल लीजिए और वहाँ पर जो फिगर बना है बेटा उस फिगर को आप इस लेक्चर के साथ मिलाते हुए चलेंगे, तब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी।
खाली इस लेक्चर को सुनने या देखने से नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने एनसीईआरटी की बुक खोलिए और वहाँ पर जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया गया है उस फिगर को खोलकर इस लेक्चर के साथ में सुनेंगे, इस लेक्चर को सुनेंगे साथ में देखेंगे, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर हमने एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया है कि किस तरीके से मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है। बेटा देखो 1, 2, 3 से 12 और 13 से 18 ये नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ़ ग्रुप्स को अरेंज किया गया है। एक एक करके आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे उसके बारे में आप बताएंगे इन द शॉर्ट, ठीक है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखो बेटा, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में रखा गया। टेबल में जो वर्टिकल लाइन थी जिनको हम कॉलम बोलते हैं, ये वर्टिकल लाइन है जिनको हम कॉलम बोलते हैं, कॉलम को उस टेबल में ग्रुप कहा गया। क्या कहा गया? ग्रुप कहा गया। और कुल मिला के 18 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? 18 ग्रुप थे। फिर से समझ लें, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन या जो कॉलम क्या होंगे? इस तरह की लाइनें, जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। इस तरह के 18 लाइनें यहाँ पर ड्राइव की गई थी और इसको कहा गया था ग्रुप। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होंगे? 18 ग्रुप होंगे। फिर बात करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनको रो कहा गया और रो को यहाँ पर टेबल में पीरियड के फॉर्म में जाना गया और कुल मिला के 7 पीरियड थे। बेटा ये लाइनें जो होंगी ये रो हो जाएंगी, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया। तो इस तरीके से जो बेड़ी लाइनें थी उनको पीरियड कहा गया और जो खड़ी लाइनें थी उनको ग्रुप कहा गया। टोटल 18 ग्रुप और 7 पीरियड मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट थे। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, ग्रुप 1 to 7, ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 7 तक को फर्स्ट ए, सेकेंड ए करके 7th ए तक रिप्रेजेंट किया गया। ग्रुप 1 को फर्स्ट ए, सेकंड को सेकंड ए, थर्ड को थर्ड ए, फोर्थ को फोर्थ ए करते करते 7th को 7th ए से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद में ग्रुप नंबर 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों ग्रुप्स 8, 9, 10 ये किसी भी सब सेक्शन में डिवाइड नहीं थे। ये डिवाइड ना होने के कारण केवल एक ही ग्रुप में रखे गए जिसको बोला गया ग्रुप 8। सभी बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। देखो बेटा, ग्रुप नंबर 1 से 7 जो था उसको तो हमने डिवाइड किया फर्स्ट ए और सेकंड ए के फॉर्म में, लेकिन ग्रुप नंबर 8 to 10 को डिवाइड नहीं किया गया, उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा गया जिसको हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 8। बेटा यहाँ पे जो डिवीज़न सब डिवीज़न हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर थे। 8, 9, 10 में जितने भी एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग मैच करती थी, इसीलिए उनको एक साथ एक ही ग्रुप में रख दिया गया जिसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 8। बात समझ में आ गई? फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 11 to 17 को फर्स्ट बी, सेकंड बी और 7th बी से रिप्रेजेंट किया गया। अभी भी बताया गया कि यहाँ पर जो कैटेगरीज बनाई जा रही हैं वो कैटेगरीज उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर बनाई जा रही हैं। कुछ एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, उनको एक ग्रुप में रखा गया। कुछ एलिमेंट थे जो उसी ग्रुप की तरह की प्रॉपर्टी शो करते थे लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट थे, उनको उसी ग्रुप के सेकंड पार्ट में रख दिया गया। तो ए और बी यहाँ पर जो सबसेक्शन बनाए जा रहे हैं, ये सबसेक्शन टोटली डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी, जो खास तौर से सिमिलर प्रॉपर्टी से मेटल हैं, कई मेटल होंगे जो सिमिलर प्रॉपर्टी रखते होंगे उनको एक तरफ कर देंगे, और कुछ मेटल होंगे थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते होंगे उनको दूसरी तरफ कर देंगे, लेकिन दोनों हैं क्या? मेटल ही हैं, इसलिए उनको एक ही ग्रुप में 2 सेक्शन में रख दिया गया, ठीक है। जैसे एक ही पिता की 2 संतानें होंगी, तो ऐसे यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की तरह मैच करती थी, इसलिए उनको 2 सेक्शन ए और बी में रख दिया गया। आगे देखेंगे बेटा, ग्रुप नंबर 18 को 0 ग्रुप कहा गया। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट थे वो नोबल गैस टाइप के एलिमेंट थे, इसलिए इसको नोबल गैस ग्रुप भी बोला जाता है, या नोबल एलिमेंट ग्रुप भी बुलाया जाता है ग्रुप नंबर 18 को। अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया है। ये ग्रुप नंबर 1 और 2 यहाँ पर होंगे, ग्रुप नंबर 3 to 12 इस सेक्शन में मौजूद होगा, और ग्रुप नंबर 13 to 18 इस सेक्शन में मौजूद होगा। यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा ऊपर करके बनाया है जो कि नोबल गैस वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक छोटा सा यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म आपको दे दिया गया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो कि किस तरीके से हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 और 2 है, तो 1 के 2 भाग फर्स्ट और सेकंड, इस तरह से 2 के अलग अलग भाग होंगे। यहाँ पर बताया गया आपको 1 से 7 किस भाग में आएंगे? फर्स्ट है, सेकंड है, 7th है, इस तरह से बटे होंगे 1 to 7। 1, 2, 3 से लेकर 7 तक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7th में 8, 9, 10 3 सेक्शन यहाँ पे 8, 9, 10 7th में चले जाएंगे। बात समझ में आएगी?
ठीक, तो ये कुल मिला के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शुरुआत में ही आपको बताया गया कि इस तरह के क्लासिफिकेशन का जो आधार था वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर थे, और एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण उनकी प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी डेवलप हो रही थी। जैसे बेटा कैसे डेवलप होगी, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है जिसमें 1s1 एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1s2 हो गया, ठीक है। तो जो 1s1 की प्रॉपर्टी होगी सिमिलर प्रॉपर्टी 1s2 की भी होगी। बात समझ में आ रही है? लगभग मिलती जुलती प्रॉपर्टी होगी। ये हाइड्रोजन मान लें, इसको हीलियम मान लें, तो हाइड्रोजन का तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। लेकिन आप इसको समझिए कि जब तक एक ही सबसेल में लगातार इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब तक जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसी सबसेल के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगी। जैसे ही सबसेल बदलेगा वैसे प्रॉपर्टी एकाएक पूरी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर आप जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे 1s है, 1s2। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कोई एलिमेंट 10 है जिसका एटॉमिक नंबर, तो इसका देखिए कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गया, ठीक। अब 10 के बाद अगर 11 पर आएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो क्या हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6 तो 10 का है, लेकिन 11 का क्या हो गया, 3s1 हो जाएगा। बेटा देखो यहाँ पर एनर्जी लेवल और सबसेल दोनों में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अलग अलग तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर हम 9 का ले लें, 9 का ले लें तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p5। बेटा 9 और 10 की प्रॉपर्टी लगभग मिल जाएगी, लेकिन 10 और 11 की प्रॉपर्टी थोड़ी सी डाउटफुल हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया गया आधार कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर सकते हैं, और उसके डिसाइड करने का तरीका है कि उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इंटर कर रहा है, जो हायर एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जा रहा है, जिससे वो कंबाइनिंग कैपेसिटी डेवलप करेगा। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन दिया गया, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है वो समझाने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ में आपको पीरियोडिक लॉ के बारे में जानकारी दी गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों लॉ को आप याद करके रखेंगे। अब इसके बाद में जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर डिवाइड कर दिया गया, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को देखें, सुनें और समझें, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।